my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे युकास शिलाकृतियों के अंदर जो अपरदनात्मक शिलाकृतियां थी उनमें से हमने यानी घोल रंध्र या घोल पटल तक हमने क्या है देख लिया था। इसके बाद आगे की जो शिलाकृतियां अपरदनात्मक शिलाकृतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये जो अपने थर्ड यूनिट है इसके अंदर शिलाकृतियां हैं, जिसमें शिलाकृतियों में हमने वायु के द्वारा निर्मित शिलाकृतियों का अध्ययन कर लिया था, हिम नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां। इसके बाद ये काष्ठ यानी चूना प्रधान प्रदेश के अंदर वर्षा के जल के साथ धूलीकरण के द्वारा अपक्षण और अपर्दन की क्रिया के द्वारा यानी चूना प्रधान चट्टानों के अंदर और बाह्य भाग के अंदर जो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक शिलाकृतियां हैं वो बेसिकली काष्ठ शिलाकृतियां। और मैंने पहले बता दिया था कि काष्ठ क्षेत्र पूर्व यानी यूगोस्लाविया जो एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है, वर्तमान में स्लोवेनिया में सर्वप्रथम ये काष्ठ क्षेत्र है वहां जो मुख्य 480 किलोमीटर की लंबाई में 80 किलोमीटर की चौड़ाई में, इसके अलावा 2600 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई पर यह काष्ठ क्षेत्र फैला हुआ है। तो इसी के आधार पर यानी चूना प्रधान प्रदेशों के अंदर जो निर्मित शिलाकृतियां होती है उनको काष्ठ शिलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। और काष्ठ शिलाकृतियों में हमने देखा था लैपिंग जब क्या होता है यानी चट्टानों के अंदर घोलीकरण के द्वारा वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड घोलक हो जाता है तो शिखरिका और वेदर युक्त तो कटी फटी जो शिलाकृति बनती है जिस पर नग्न पैरों से चलना मुश्किल होता है वो लैपिंग होती है। घोल रंध्र क्या होता है कि चूना प्रधान चट्टान के अंदर असंख्य मात्रा में रंध्र होते हैं छोटे छोटे, और जब वर्षा का जल इसके अंदर प्रवेश करता है तो इस छिद्रों का आकार बड़ा हो जाता है और इस प्रकार 100 से लेकर हजारों की संख्या में ये मिलते हैं। और यूएसए का जो प्रांत है वहां तो 3 लाख घोल रंध्र पाए जाते हैं। तो ये घोल रंध्र यानी असंख्य मात्रा के अंदर यानी छोटे छोटे जो छिद्र बनते हैं ऊपरी स्तर पर यानी घोलीकरण की क्रिया के द्वारा वो घोल रंध्र है। ये घोल रंध्र यानी एक तो होगा कीप की आकृति का, यदि ये घोल रंध्र बनेगा तो ये मुख्य रूप से क्या है यानी कहलाएगा कीपाकार घोल रंध्र। यदि ये मुख्य बेलन की आकृति का बनेगा तो ये बेलनाकार घोल रंध्र के नाम से जाएगा। इसके बाद विलन रंध्र, जब घोल रंध्र का आकार विस्तृत हो जाता है तो उसका विस्तृत रूप क्या कहलाता है विलन रंध्र कहलाता है। और जब कई विलन रंध्र आपस में मिल जाए तो एक गर्तनुमा जो गड्ढा बनता है कटा फटा उसको बेसिकली डोलाइन के नाम से क्या है जाना जाता है। और उसकी ऊपर वाली दीवार ध्वस्त हो जाती है तो उसको हम ध्वस्त रंध्र भी मुख्य रूप से क्या है कहते हैं। ये शिलाकृतियां हमने देख ली थी। इसके अलावा यानी मुख्य रूप से काष्ठ झील जब क्या होता है डोलाइन के अंदर वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है और वर्षा का जल एकत्रित हो यानी डोलाइन के अंदर जो कांप मिट्टी या लाल मिट्टी का जमा होने से उनके रंध्र नीचे की तली के रंध्र बंद हो जाते हैं, वर्षा का जल उसमें एकत्रित हो जाता है। तो एक वो चूना प्रधान प्रदेश की डोलाइन के बेसिन के अंदर जो झील बनती है उसको बेसिकली यानी काष्ठ झील के नाम से
जाना जाता है। तो ये काश झील तक हमने यानी इसका अध्ययन कर लिया था। तो काश झील को एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। जब दो लाइन या हम बात कर सकते हैं विलयन रंध्र, कोई भी यानी गर्भनुमा जो गड्ढा होगा उसमें उनके रंध्र हैं वो चीका मिट्टी या जो वो चूना प्रधान मिट्टी की महीन पारी परत जम जाती है, और परत जमने से जब उसमें वर्षा का जल एकत्रित होगा तो बेसिकली वो कास झील के नाम से जानी जाती है। और यानी जो इसके बाद कई बार क्या होता है कि कास झील बन गई और कास झील के अंदर वर्षा का जल ज्यादा एकत्रित हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है, जो यानी नीचे जमी हुई चिकनी मिट्टी थी वो उसमें से यानी जल के दबाव की वजह से यानी उसके अंदर छिद्र हो जाता है, और छिद्र होने से उसके अंदर एक खिड़की बन जाती है जिससे भूमि के अंदर जल जाता है। जैसे यहाँ कोई झील थी, इसके कंदरा के माध्यम से आगे अंदर जल जाता है तो उसके माध्यम से हम क्या भूमिगत जल का अवलोकन भी कर सकते हैं उस कास से, खिड़की के माध्यम से। तो कास झील की तली के अंदर यानी जो रंध्र बंद होते उसमें वर्षा के जल के दबाव की वजह से उसके अंदर यानी दबाव की वजह से वहां से यानी एक खिड़की निकल जाती है जिसका जल भूमिगत हो जाता है कोनार के माध्यम से, कंदरा के माध्यम से, जिसके द्वारा हम यानी भूमिगत जल का प्रवाह का अवलोकन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या है, यानी हमने कास खिड़की। तो आज की सलाह करती रहेगी युवाला। तो युवाला को प्राय क्या है यानी हिंदी के अंदर क्या कहते हैं भाई, सैकुंड के नाम से जाना जाता है युवाला। और युवाला बेसिकली इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो यानी इसे पूरा हमने देखी थी दो लाइन, जब दो या दो से अधिक दो लाइनें आपस में मिल जाती है और मिलने से जो मुख्य रूप यानी जो विस्तृत आर जो गड्ढा बनता है, यानी ये दो लाइन है, दो लाइन आपस में मुख्य रूप से क्या है मिल जाती है, और उसमें मिलने से जो वृहदाकार जो कटी-फटी जो यानी जो स्थलाकृति बनती है वो स्थलाकृति बेसिकली क्या कहलाती है, यानी युवाला कहलाती है। हालांकि युवाला से बड़ी कोलजे होती है, कोलजे से छोटी होती है युवाला। तो इस प्रकार हिंदी में इसको क्या है सैकुंड के नाम से जोड़ाई जाती है। कई दो लाइन आपस में मिल जाएंगे तो वृहदाकार जो गर्त बन जाता है उसे बेसिकली युवाला कहते हैं। जो युवाला का आकार है वो 1 किलोमीटर की लंबाई तक मुख्य रूप से क्या है देखने को मिलता है, और युवाला की तली में मिट्टी का निक्षेप है वो मुख्य रूप से इसकी